कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी साइंस की क्लास होगी और मेरी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जितना मेरा मानना है, हम लोग एक काम करते हैं, डीप स्टडी को रोकते हुए पहले एक बार कंटिन्यू साइंस को एंड कर देते हैं। क्योंकि क्या है, अब आज हो कितनी तारीख है, ये आपका आर में भी काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग जैसे कई बच्चे कहने सर डीप ही पढ़ाओ आर के लिए, लेकिन वहां भी तो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, तो वहां भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कनिष्ठ सहायक तक जितना मुझसे हो पाता है, क्योंकि 5 मार्च को आपके एग्जाम की डेट है और परीक्षा का पैटर्न आपने चेक कर ही लिया होगा किस तरीके का आ रहा है। बाकी सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना, जैसे उसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है कनिष्ठ सहायक के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है 2। इसके अलावा हिंदी में आपको सिर्फ और सिर्फ संधि वाला चैप्टर है जो ग्रामर वाला है। बाकी अलंकार शायद उसमें अलंकार नहीं दिए शायद, अलंकार चेक कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा समास दिया है उसने, एक संधि और समास, बाकी सब वो उस टाइप का है, विलोम, पर्यायवाची, वन वर्ड, इस टाइप की, उसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ना। वो हिंदी व्याकरण से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जितना मैंने कराया वो तो ठीक है, हिंदी व्याकरण अगर आपके पास है किताब कोई ल्यूसेंट वगैरह, उससे कंप्लीट हो जाएगा। जहां तक जीएस के क्वेश्चन की बात है, 21 से 22 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 6 पॉलिटी के हैं, 5-6 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, 5-6 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, ज्योग्राफी होंगे। इकोनॉमी भी नहीं दी है उसने सिलेबस में, ठीक है। यानी इकोनॉमी भी आप क्या कर सकते हो, इंडियन इकोनॉमी स्किप कर सकते हो, वो भी आपका चल जाएगा। तो इतना बहुत भयंकर नहीं है, लेकिन साइंस और कंप्यूटर के जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है वो बहुत अपने आप में कीमती साबित होंगे। कंप्यूटर प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बनाया है कंप्यूटर का, लगभग 12-13 उसमें आपका क्या बने हैं, लगभग वीडियोस बनी है, वो अगर आप चेक लेंगे तो उससे भी काम बन जाएगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आपके पास ल्यूसेंट की एक पतली सी कंप्यूटर की किताब आती है, वो होनी चाहिए, उससे भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम साइंस के 10 से 12 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन जितने भी आएंगे अगर हम वो कर लें, इसके अलावा आपका करंट अफेयर की एक आध वीडियोस अगर हम कर लें, तो कनिष्ठ सहायक के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग साइंस की क्लासेस को एंड कर लेते हैं। आज मैं आपको प्रकाश वाला चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट करा दूं, सिर्फ फैक्ट, ठीक है, ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि फैक्ट बेस्ड एग्जाम है। प्रकाश यानी लाइट, ठीक है, इसके हम क्या देखेंगे बच्चों, फैक्ट क्वेश्चन देखेंगे, फैक्ट, ठीक है, क्वेश्चंस, यानी ज्यादा वो नहीं देखेंगे हम इससे, प्रकाश लाइट चैप्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा था। लिखो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम, पूरा लिखना है, ठीक है। प्रकाश का वेग, क्या स्पीड होती है इसकी, सर्वप्रथम इसका मेजरमेंट किसने किया था, रोमर ने किया था, ठीक है। कि किसने, रोमर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले वेग क्या किया था इसका, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम अपने आप में इसने बताया था, ठीक है। और इसने किसमें किया था, एक बृहस्पति ग्रह होता है, बृहस्पति, उसके जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होता है, उसमें इसने सबसे पहले किसमें किया था, प्रकाश के वेग को इसने सर्वप्रथम मेजर किया था, ठीक है। तो ये किसका वेग है समझ जाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वेग कहा सर पता नहीं किसका वेग लिख दिया, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम, ऐसे क्वेश्चन लिखो, ठीक है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम, प्रकाश वेग सर्वप्रथम किसने मेजर किया, ऐसे क्वेश्चन लिख देना आप लोग, ठीक है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मेजर किया, अपने आप में रोमर ने किया। और दूसरा इसी में आपको ये पता होना चाहिए कि इसने ब्रैकेट में लिखो, बृहस्पति के एक उपग्रह में इसने इसकी खोज की थी, ठीक है। अब देखो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है बच्चों, स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है इसकी। सेकंड क्वेश्चन लिखो, लाइट जो होती है ना, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। क्यों सर्वाधिक होती है बच्चों, निर्वात, सबसे ज्यादा इसमें किसकी क्या होती है, चाल होती है। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। अब अलग अलग माध्यमों में इसमें चाल देखना है, ठीक है। विभिन्न माध्यम में चाल लिखो, विभिन्न अलग अलग मीडियम में इसकी चाल, माध्यम में, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम है, सबसे ज्यादा किसमें होगी, उससे कम किसमें होगी, उसमें किसमें कम होगी। तो ध्यान रखना बच्चों, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, फिर पानी, फिर तारपीन का तेल, फिर कांच, ठीक है। तो लिखो सबसे ज्यादा होता है निर्वात, उसके बाद पानी, एक इसका क्रम है, ठीक है। तारपीन तेल, तारपीन का तेल, फिर कांच। अगर कभी क्वेश्चन आता है इनमें सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो हमेशा याद रखना कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है बच्चों, निर्वात में होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखना प्रकाश जो होता है बच्चों, वो सूर्य से पृथ्वी तक आने में उसको औसत समय जो लगता है वो कितना लगता है, तो ठीक है लिखो, प्रकाश को पूरा लिखना, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में, यानी सन से अर्थ तक आने में, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में, ठीक है। यानी जो हमारा क्या है, प्रकाश है, उसको सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है बच्चों, औसत समय लगता है 8 मिनट 19 सेकंड के आसपास, ठीक है। आने में औसत समय लिखो, एवरेज जो टाइम है, औसत समय ये लगता है लगभग 8 मिनट 19
सेकंड के आसपास, लगभग 8 मिनट इसको बोल सकते हो आप लोग, इतना औसत समय लगता है। ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला लिखो, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? चंद्रमा से रिफ्लेक्टेड, ठीक है, चंद्रमा से परावर्तित जो रिफ्लेक्ट हो जाता है वहां से, परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में ये लगाता है बच्चों, पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.28 सेकंड, ठीक है, 1.28 सेकंड के समथिंग इसका समय लगता है कहां तक पहुंचने में? अर्थ तक पहुंचने में। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब प्रकाश का जो नेचर होता है बच्चों, ड्वेल नेचर होता है, तो लिखो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश का नेचर कैसा होता है? ड्वेल होता है, दोहरी प्रकृति का माना जाता है। कैसे दोहरी? मतलब कई लोग इसको तरंग मानते हैं, कई लोग इसको कण के रूप में मानते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखो, तरंग के रूप में भी ये वेव के रूप में भी बिहेव करता है और कण के रूप में भी अपने आप में क्या करता है? बिहेव करता है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखोगे। अगला लिखो आप लोग, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण के लिए क्या कंडीशन होती है? सूर्य ग्रहण, क्योंकि बच्चों देखो सूर्य तो अपनी जगह स्थित है ना, सूर्य अपनी जगह क्या है? स्टेबल है, वो तो घूमता नहीं है मेन सेंटर में। तो जब सूर्य था पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाता है तो ठीक है, इसमें क्या होगा? सूर्य ग्रहण क्या होगा? देखो जैसे ये सूर्य तो अपनी जगह स्टेबल है, ये है मान के चलो अब ये सन है, ठीक है। अब सूर्य व पृथ्वी, सपोज यहाँ पे इसका चक्कर कौन लगा रही है? जैसे सूर्य के चक्कर, सूर्य का चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं, ये सेंटर में, सपोज पृथ्वी यहाँ पे है, ठीक है, ये कौन है? अर्थ है। अगर इनके बीच कभी चांद आ जाए, सूर्य व पृथ्वी के बीच चांद आ जाए, तो उस इनके बीच से जिस भाग में चांद दिखेगा तो सूर्य उसकी छाया उस पोर्शन में पृथ्वी में पड़ेगी, तो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो लिखो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? सूर्य ग्रहण बोला जाएगा। ध्यान रखना, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जब क्या आता है? चंद्रमा आता है। और ये क्या होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ कब लगता है? अमावस्या में, ठीक है। और चंद्र ग्रहण इसका उल्टा हो जाएगा, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी, ठीक है। लिखो इसी के साथ साथ चंद्र ग्रहण लिख लो आप लोग। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाएगा? उस टाइम चंद्रमा आ जाएगा, सॉरी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी, चंद्रमा के बीच क्या आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? उस टाइम पे चंद्र ग्रहण हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की क्या कंडीशन है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगेगा बच्चों? सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है और वो लगता है पूर्णिमा को, जबकि सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या को, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखो अमावस्या, अमावस्या, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में लिखो पूर्णिमा, किसके ब्रैकेट में? पूर्णिमा को लगता वाली बात, ठीक है। दोनों ही चीज आप लोग क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कर देना, ठीक है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है, कैसे लगता है, ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहता है। अगला देखना आप लोग। अब देखो बच्चों, जो मिरर होते हैं, आप मिरर से ही क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण, ठीक है। उसके बारे में एक आध पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर के बारे में क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। लिखो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, समतल दर्पण, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्लेन मिरर। इसको देखना बच्चों, इसमें हमेशा याद रखना दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु, मतलब यहां पे जो इसका इमेज बनेगा, यानी समतल दर्पण में हमेशा याद रखना किसी चीज की जब इमेज देखोगे आप, वो कहां पर बनेगा? इसकी प्रतिबिंब लिखो। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है? यानी इमेज। ये प्रतिबिंब जब बनेगा बच्चों, ये दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बना जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे है। सपोज देखो, अब किसी चीज को, ये एक मिरर है, शीशा है, इसमें आप अपने आप को देख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, किसी वस्तु को देख रहे हो, ये कितने डिस्टेंस पे दिखेगा उस मिरर में? जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर से आगे खड़े हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण में उतने ही पीछे, दर्पण में उतने पीछे जितने आगे दर्पण के वस्तु हो, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा अगर पूछता है, यानी कभी पूछता है ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें जो इमेज है या प्रतिबिंब है दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना आगे दर्पण के वस्तु रखा गया है। सपोज देखो, ये अगर आपका कोई मिरर है, सपोज, ठीक है, यहाँ पर कोई मिरर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा आपने, तो ये ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है, सपोज ये
1 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको दर्पण में कहां पर दिखेगा, ये 1 मीटर की ही डिस्टेंस में दिखेगा। तो ऐसा जो दर्पण होगा वो क्या होगा, समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। इसको बोला जाता है प्लेन मिरर, ठीक है। तो समतल दर्पण में कहां पर बनता है, दर्पण में उतने पीछे जितने आगे दर्पण के वस्तु हो, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, प्लेन मिरर बोला जाता है। अर्थात समतल दर्पण में इमेज कहां पर बनती है पूछता है तो, ठीक। ज्यादा हम कुछ नहीं देखेंगे। और ये जो बच्चों इमेज होगी ना, काल्पनिक होगी, वस्तु के बराबर होगी और उल्टा, पार्श्व उल्टा यानी लेटरल इनवर्स होगी, ठीक है। ये कैसी होती है, ये काल्पनिक होती है। कोई इमेजिनरी मतलब अपने आप में ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज ये वस्तु के ही बराबर होगी। जितना आप वस्तु होगा उसी के इक्वल दिखेगी, वस्तु के बराबर वह पार्श्व उल्टा बनेगा, ठीक है। यानी पार्श्व उल्टा मतलब ये जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अपने आप में क्या बोलते हैं, लेटरल इनवर्स, ठीक है। अब देखो जो समतल दर्पण पर बच्चों पूर्ण प्रतिबिंब कब बनेगा, यानी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि समतल दर्पण पर पूर्ण प्रतिबिंब यानी कंप्लीट कब बनेगा। तो लिखो समतल दर्पण पर, प्लेन मिरर, पूर्ण प्रतिबिंब यानी जो इमेज है वो कंप्लीट कब दिखेगी आपको, पूर्ण प्रतिबिंब कब दिखेगा, जब बच्चों दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी हो। यानी दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होगी। लिखो दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी, लंबाई के कम से कम क्या होनी चाहिए, आधी, कम आधी होगी, तभी अपने आप में क्या बनेगा बच्चों, ये दर्पण पर पूर्ण प्रतिबिंब। यानी कभी क्वेश्चन पूछता है समतल दर्पण पर पूर्ण प्रतिबिंब कब बनेगा, वस्तु जब दर्पण की आधी हो, वस्तु दर्पण की दुगनी हो, वस्तु दर्पण के इक्वल हो। तो हमेशा याद रखना दर्पण की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यानी अगर आपकी 2 मीटर अगर आपका वस्तु है तो 1 मीटर का कम से कम क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। यानी इसका रेशियो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ज्यादा फालतू चीजें इसमें नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखना, यदि कोई व्यक्ति यानी कोई इंसान है वो दर्पण की ओर आ रहा है, उसकी कोई एक चाल है, ठीक है। तो दर्पण की ओर आएगा तो उसे अपनी चाल जो है दर्पण में डबल दिखाई देगी, ठीक है। इसका एक विशेषता ये है, अगर कभी क्वेश्चन आता है यदि कोई व्यक्ति, ऐसे लिखो, नोट करके लिख दो, यदि कोई व्यक्ति किसी चाल से आ रहा है, भले वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे के आ रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, जिस भी चाल से आ रहा है, सपोज उसकी चाल हम v मान लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर आए, दर्पण की ओर, तो उसे दर्पण में अपनी चाल, तो उसे दर्पण में अपनी चाल में जो चाल दिखेगी वो कितनी दिखेगी पूछता है, तो 2v दिखेगी, यानी डबल दिखेगी। ध्यान से रखना, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर देना। क्या पता ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि अगर कोई वस्तु दर्पण की, समतल दर्पण की ओर आ रही है, उसको अपनी चाल उसमें कितनी दिखेगी, उतनी ही दिखेगी, दोगुनी दिखेगी, आधी दिखेगी, या इसमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो दोगुनी दिखेगी, ठीक है। जिस चाल से भी आ रहा हो उसको डबल दिखाई देगी अपने शीशे में, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, एक नोट करके लिख लो, ठीक है। इसको नोट करके लिखो, समकोण पर झुके दो दर्पणों के बीच रखे वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 3 बनते हैं। देखो समकोण पर झुके, समकोण पर झुके यानी 90 डिग्री पे अगर आपके 2 दर्पण झुके, यानी समकोण पर झुके 2 दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दिया, उसके 3 प्रतिबिंब बनेंगे। समकोण पर झुके 2 दर्पणों, शीशा, ठीक है, के मध्य रखे वस्तु के 3 प्रतिबिंब, वस्तु के कितने इमेज बनेंगे, 3 बनेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। वस्तु के कितने इमेज बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। यानी कोई 2 दर्पण जो 90 डिग्री पे झुके हैं, उनके बीच में कोई वस्तु रख दी है, उसमें आपको उस वस्तु के 3 इमेज क्या दिखेंगे, सामने दिखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे ही नोट करके, 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। लिखो, नोट करके लिखो, 2 पैरेलल रखे, एक तो हमने ऐसे रख दिए, यानी एक दर्पण ये रख दिया, एक दर्पण ये रख दिया, और इनके मध्य अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसके 3 इमेज बनेंगे, एक ये रहता था। और अगर मैंने दूसरा बोला कि 2 समानांतर यानी पैरेलल, ऐसे 2 समानांतर अगर कोई वस्तु ऐसे रखा है, 2 समानांतर दर्पण रखे हैं, तो लिखो इसमें 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु के अनंत प्रतिबिंब, 2 समानांतर दर्पण के मध्य रखे वस्तु के अनंत प्रतिबिंब, यानी बहुत ज्यादा, ठीक है, अनगिनत
अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, यानी अगर आपने यहां पर रख दिया तो इसमें 2 इमेज बनेंगी, 2 इमेज बनेंगी, और अगर यहां रख दिया तो इसमें क्या बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगी। इसको ध्यान में आप लोग क्या रखोगे, दिमाग में रखोगे। ठीक है, समतल दर्पण से यही पूछेगा। अब इसका यूज लिख लेते हैं खाली। ठीक है, अब यूज क्या क्या है समतल दर्पण का, बाकी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है वैसे, नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसका यूज लिखो, प्रयोग लिखो, इसका क्या यूज है समतल दर्पण के यूज। ठीक है, एक इसमें बहुरूपदर्शी के रूप में यूज होता है, इसके बारे में पढ़ना नहीं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं बताता हूं। ठीक है, बहुरूपदर्शी। सेकंड लिखो इसका यूज परिदर्शी, परिदर्शी। और तीसरा इसका यूज करते हैं हम आईने के रूप में, शीशा, आईना। ठीक है, मिरर। इन तीज की बेसिकली इसको जो बहुरूपदर्शी है बच्चों, इसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप। ठीक है, स्पेलिंग लिख लो, KALEIDOSCOPE। ठीक है, कैलिडोस्कोप। दूसरा परिदर्शी को बोलते हैं बच्चों पेरिस्कोप। ठीक है, लिखो PERISCOPE, पेरिस्कोप बोलते हैं इसको। और आईना आपको पता ही, इसमें इसका यूज होता है। अभी क्या है कैसा है इसको कोई भी जरूरत नहीं है फिलहाल पढ़ने की। ठीक है, आप तो खाली फैक्ट के हिसाब से देखते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आता है आपका लाइट वाले चैप्टर से, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों गोली दर्पण से। यानी 2 गोली दर्पण लिखो, ऐसे हेडिंग लिखो, अगला हेडिंग है। ठीक है, गोली दर्पण। ये बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं उत्तल, ठीक है, और दूसरे को होते हैं अवतल। अगर कभी पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा गोली दर्पण का उदाहरण है, तो आपका उत्तल व अवतल। ठीक है, यानी उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, लिखो CONVEX, और इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस इंग्लिश में, CONCAV, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये जो उत्तल लेंस होता है बच्चों, ये क्या होता है, हल्का सा सतह पे उभरा हुआ होगा। ठीक है, बाहर की ओर जैसा निकलता है, इसको लिखो सतह पर उभरा, सतह इसकी उभरी हुई रहती है। ठीक है, यानी सतह इसका उभरा रहता है। दूसरा ये अपसारी दर्पण है, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा लिखो अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, इसको इंग्लिश में लिख देना अपसारी दर्पण को डाइवर्जिंग, यानी ठीक है डाइवर्जिंग बोल देना कि इसमें अनंत से आने वाली किरणें क्या होती है, फैलती है। यानी अपसारी दर्पण उसको बोलते हैं जब कोई किरण इस पे टकराएगी, बहुत दूर से आएगी तो फैलेंगी उस पे, यानी वस्तुएं जो इस पे इमेज बनेगी वो फैलेगी इस, ठीक है, तो इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। इसके ब्रैकेट में लिख लो डाइवर्जिंग। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। और इसका मतलब हुआ अनंत से आने वाली किरण, अगर कोई किरण आ रही है इसमें अनंत से आने वाली किरण, इसमें क्या होती है बच्चों, फैलती है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, यानी अगर कोई आपने दर्पण रखा है इस तरीके से, उत्तल दर्पण, यहां से कोई वेव आई इसमें तो यहां जाने के बाद फैलने लग जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका गुण होता है, ये आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है इसको परावर्तक तल इसका धसा हुआ रहता है और ये अभिसारी होती है, यानी कन्वर्जिंग होती है। ये डाइवर्जिंग होती है, ये कन्वर्जिंग है। तो अवतल के आगे लिखो, इसमें सतह उभरा लिखा ना आपने, इसमें लिखो उभरे की जगह आप लोग क्या लिखोगे, धसा हुआ लिखोगे, यानी परावर्तक तल इसका क्या होगा, धसा रहेगा। तल क्या होगा इसका, धसा रहेगा। दूसरा आपने इसको क्या लिखा, अपसारी लिखा, इसमें होता अभिसारी, अभिसारी, यानी जहां आपका डाइवर्जिंग है वहां पर आपका यहां पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे अपने आप में डाइवर्जिंग की जगह ये लेंस जो होता है बच्चों अपने आप में कन्वर्जिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा, लिखो कन्वर्जिंग हो जाएगा। अब कन्वर्जिंग में यहां क्या होता था, अनंत से आने वाली किरण फैलती थी, यहां किरण सिकुड़ती है, लिखो किरण सिकुड़ती है। किरण क्या हो जाती है बच्चों, सिकुड़ जाती हैं। इस वाले में ध्यान रखना, ये अभिसारी लेंस की क्या है, यानी अवतल लेंस की पहचान है। अब देखना बेसिकली आपका, क्योंकि साइंस में क्या लिखा है, जनरल साइंस लिखा है, तो जनरल साइंस का मतलब होता है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता हो उसी से क्वेश्चन आएगा ना। तो आपको इसकी डेफिनेशन, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वो तो पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। हाँ, इसके प्रयोग जरूर आपको पता होने चाहिए बच्चों, इसकी क्या क्या प्रयोग है। ठीक है, तो अगला लिखो इसके उपयोग। तो इसके उपयोग में हमने जाना है, सबसे पहले लिखो उत्तल दर्पण के उपयोग, पहला वाला उत्तल दर्पण के उपयोग। सिर्फ उपयोग ही पूछता है आपसे बेसिकली, बाकी अगर आप चाहो तो गूगल कर लेना इसके उपयोग क्या क्या है। बेसिकली बच्चों जो गाड़ियां होती है ना, गाड़ियों में चालक के बगल में पृष्ठ भाग देखने के लिए जो शीशा लगा होता है वो यही होता है। ठीक है, लिखो गाड़ियों में चालक के बगल में
बगल में पृष्ठभाग देखने हेतु, जो पीछे का भाग देख रहा है, ठीक, पृष्ठभाग देखने हेतु क्या लगा रहता है अपने आप में, ये कौन सा, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है। दूसरा बच्चों, क्योंकि ये बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को प्रतिबिंब छोटे से क्षेत्र में बना देता है। दूसरा, सड़क पर परावर्तक लेंस के रूप में, लैंप के रूप में लिखो। दूसरा लिखो, सड़क पर परावर्तक लैंप के रूप में। ठीक है, ये इसी का उपयोग किया जाता है। जो पहला वाला है इसका ये मतलब हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र से अगर कोई वस्तु, बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का क्या करता है बच्चों, प्रतिबिंब छोटे से क्षेत्र में बना देता है। इसकी विशेषता ये होगी। अब बताओ कोई, इसकी विशेषता ये है क्या, इसमें ऐसे लिखो, बड़े क्षेत्र के वस्तुओं का प्रतिबिंब, वस्तुओं का जो इमेज बनाएगा वो छोटे से क्षेत्र में, प्रतिबिंब छोटे से क्षेत्र में बना देता है। ठीक है, छोटे से क्षेत्र में। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, इसका ये मतलब है जैसे आपने शीशा देखा होगा ड्राइवर, अब वो उतने छोटे से शीशे में पूरा पीछे का दिखा देता है, कौन है, कहां गाड़ियां आ रही है, तो छोटे से क्षेत्र में क्या कर देता है, बना देता है। उत्तल दर्पण का ये उपयोग हो गया। ठीक है, बेसिकली यही उपयोग होता है इसका। दूसरा लिखो, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। बेसिकली अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है उसमें आपने देखना है। सबसे पहले जैसे तो दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं ना, वो इसी शीशे का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लिखो, दाढ़ी बनाने हेतु, शेविंग करने हेतु। ठीक है, दाढ़ी बनाने हेतु इसका होता है। दूसरा, आंख कान और नाक का डॉक्टर भी बच्चों इसी दर्पण का प्रयोग करता है। लिखो, आई नोज, ऐसे लिख दो पूरा, आंख कान व नाक का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर इसी का प्रयोग करता है, इसी दर्पण का। ठीक है, इसी का प्रयोग करता है। कौन सा, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तीसरा लिखो, गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लिखो, गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट प्लस सर्च लाइट में। ठीक है, और लास्ट लिखो, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसका, अपने आप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया बच्चों ये दोनों दर्पण के बेसिकली। अब आपने एक चीज सुना होगा, जो बच्चे साइंस के उनको तो पता ही होगा, प्रकाश का एक अपवर्तन होता है, एक परावर्तन होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। ये सब चीजें पढ़ी होंगी ना आपने। तो अब क्या होता है क्या नहीं होता है, कई बार क्या होता है, प्रकाश की किरण आई, एक तल में टकरा के उसी एंगल से वापस चलेगी। एक चीज, एक घटना ये होती है, एक घटना होती है प्रकाश की किरण आई जिसमें टकराई, सतह से अंदर चली गई, एक घटना ये होती है। एक को परावर्तन बोलते हैं, एक को अपवर्तन बोलते हैं। अब वो क्या है, कैसे है, वो 12th वगैरह में आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से उसके प्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखो, प्रकाश के अपवर्तन से घटित घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन से घटित घटनाएं। अब अपवर्तन क्या है ये थोड़ा ना पूछता है आपसे, से घटित घटनाएं। ठीक है, यानी कौन सी घटित घटनाएं, कौन सी घटनाएं बच्चों आपके प्रकाश के अपवर्तन से घट रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला इसमें लिखो बच्चों, तारों का टिमटिमाना। तारे एक्चुअल में टिमटिमाते नहीं है, वो दिखते हैं टिमटिमाते हुए। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, यानी अगर कभी पूछता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, दूसरा, पानी की तली में डाला गया सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। ठीक है, लिखो, पानी की तली में डाला गया सिक्का, डाला गया सिक्का ऊपर उठा दिखता है सॉरी, ऊपर उठा हुआ दिखता है। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, लिखो, जल में मछली वास्तविक गहराई से ऊपर दिखती है, जितने में रियल में गहरा होता है उससे ऊपर दिखता है। जल में मछली वास्तविक गहराई से ऊपर, वास्तविक गहराई से ऊपर दिखती है। इसका ये मतलब हुआ कि अपने आप में क्या है, वो प्रकाश का अपवर्तन है। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अगला लिखो, द्रव में डूबी सीधी छड़ टेढ़ी दिखती है। यानी किसी, अगर आप पानी में कोई छड़ डाल दो, द्रव में डूबी छड़ टेढ़ी दिखेगी आपको, टेढ़ी दिखती है। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया सीधे सीधे कि टेढ़ी दिखती है। ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, टेढ़ी दिखती है।
आपको मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल बता रहा हूं, क्वेश्चन इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। अगला लिखो, सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज से नीचे फिर भी हमें दिखाई देता है। लिखो, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय ऑब्लिक सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है बच्चों वो डूब चुका होता है लेकिन फिर भी हमें दिखता है। ठीक है, सूर्य क्षैतिज से नीचे फिर भी हमें दिखाई देता है, नीचे कॉमा फिर भी दिखाई देता है। ये घटना भी प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, फिर भी दिखाई देता है, फिर भी दिखाई देता है। ये अपने आप में बेसिकली कौन सी घटनाएं होंगी? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित ये घटनाएं हैं। ठीक है, तो दूसरा लिखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। दूसरा क्या लिखोगे आप लोग? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। ठीक है, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा है कि क्यों हो रहा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्या क्या उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के? पहला लिखो आप लोग, हीरा अत्यधिक चमकता है, डायमंड। ठीक है, हीरा अत्यधिक चमकता है, ये क्यों होता है बच्चों? आंतरिक परावर्तन। दूसरा लिखो, रेगिस्तान की मरीचिका। आपको दिखता होगा ना, रेगिस्तान में इतनी धूप लगती है, कहीं कहीं पे आपको ऐसा लगता होगा जैसे बहुत आगे धूप लगती है, जैसे पानी जैसी दिखता हो। रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका, ये भी अपने आप में क्यों हो रहा बच्चों? ये प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटना है। ठीक है, अगला लिखो, कांच का चटका भाग अधिक चमकीला दिखाई देता है। कांच का चटका भाग अधिक चमकीला दिखाई देता है, इसी के कारण अधिक चमकीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है अगर पूछता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला लिखो, पानी में पड़ी परखनली चमकीली दिखाई देती है। पानी में पड़ी परखनली चमकीली दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई दे, मतलब चमकना बेसिकली किसी भी घटना का वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहता है बेसिकली। ठीक है, लिखो, प्रकाशिक तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो इसी घटना पर काम करता है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु, इलेक्ट्रिक फाइबर लिखो, प्रकाशिक तंतु, इसको क्या लिखोगे आप लोग? ऑप्टिकल फाइबर लिखोगे। ठीक है, अगला लिखो, पानी में हवा भरे बुलबुले चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे पानी दिखा ना, बुलबुले उठते हैं, वो चमकीले दिखते हैं। लिखो, पानी में हवा भरे बुलबुले चमकीले, हवा भरे बुलबुले चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है, ये भी क्यों होता है, मतलब सब देख लो आप लोग, चमकने वाली चीजें। ये है बच्चों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और ये आपका इसके उपयोग हो गया। अब देखो, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ये लिखा मैंने प्रकाशिक तंतु, इसका उपयोग क्यों होता है पता है? शरीर के अंदर अगर आपको लेजर किरण भेजने हैं तो इसी का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाशिक तंतु के उपयोग लिख लो एक आध, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, का उपयोग एक लिखो, शरीर के अंदर लेजर भेजने में। पहला क्या लिखोगे आप लोग इसका उपयोग? शरीर के अंदर अपने आप में लेजर किरण भेजने में। दूसरा लिखो, प्रकाश संकेतक को दूरसंचार में। तीसरा, मनुष्य के शरीर में आंतरिक भाग परीक्षण हेतु और इंडोस्कोपी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखो, एक तो इंडोस्कोपी होती है आंतरिक परीक्षण हेतु, इंडोस्कोपी सुना भी होगा ना, अपने इंडोस्कोपी करा रहे हैं। दूसरा, शरीर के अंदर आंतरिक, शरीर के अंदर लेजर किरण भेजने में, एक होता है शरीर का आंतरिक परीक्षण, शरीर का आंतरिक परीक्षण। ठीक है, और एक कम्युनिकेशन, दूरसंचार में। ऑप्टिकल फाइबर बिसरे कहते हैं ना आप लोग, दूरसंचार हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली। किसका? प्रकाशिक तंतु का, यानी जो अपने आप में ऑप्टिकल फाइबर है। अब एक लास्ट घटना आती है बच्चों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपने सुना होगा, पता नहीं आपके किसके साइंस से रही है किसकी नहीं है, अधिकांश बच्चों की तो नहीं रहती है, मुझे पता है, जो ये कनिशाएक वगैरह दे रहे होंगे जनरल। एक होता है प्रकाश का अपने आप में प्रिज्म से टकरा कर, आपने पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, 12th की किताब में था ये, प्रिज्म से टकरा के अपने डिफ्लेक्ट होके अलग अलग भागों में इस तरीके से कुछ होता था वो। मुझे भी अब इतना ध्यान है नहीं, किस जमाने में पता नहीं पड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था 12th लेवल पे। ठीक है, तो लिखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हम तो जनरल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, थ्योरी कुछ नहीं पढ़ने वाले हम।
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं बच्चों डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है बच्चों, सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त रंग होते हैं ना, उसका विक्षेपण सर्वाधिक बैगनी का होता है, सबसे कम लाल का होता है। यानी आप पहले ऐसे लिखो, सूर्य से प्राप्त प्रकाश के रंग का रंग में सर्वाधिक विक्षेपण किस रंग का होता है, सर्वाधिक विक्षेपण ये होता है बच्चों बैगनी का, और सबसे कम होता है, कम लिखो लाल का। लाल प्रकाश जो होता है बच्चों सबसे कम विक्षेपित होता है। कहने का मतलब अगर वो किसी जैसे प्रिज्म है इससे गया, वो ये विक्षेपित ज्यादा हो गया और ये विक्षेपित कम हुआ, इस टाइप की घटना, ठीक है। लाल इसीलिए देखा होगा आपने, रेड लाइट वगैरह डेंजर का साइन होता है क्योंकि प्रकाश दूर से दिख जाता है, रेड वाला जो चीज होती है, ठीक है। बैगनी का सबसे ज्यादा क्या होता है, विक्षेपण होता है, इसको ध्यान में आप लोग रखोगे, ठीक है। यानी अगर इसका क्रम देखोगे, ऐसे लिखो, सूर्य से प्रकाश से आने वाले का क्रम लिख लो, सबसे ज्यादा होता है बैगनी का, ठीक है। बैगनी के बाद नीला, आसमानी नीला लिखो, इसके बाद हरा पीला, ठीक है, बैगनी नीला हरा पीला, ठीक है। और इसी के अलावा एक अंत में लिख लो आप लोग, क्या इसको बोलते हैं, नारंगी व लाल, इसका ऑरेंज और रेड, ठीक है, नारंगी एंड लाल। ये होता है बच्चों सबसे ज्यादा अगर पूछता है किसका वर्ण विक्षेपण होता है तो पूछेगा बैगनी का, सबसे कम पूछेगा लाल। अगर क्रम पूछता है तो इस तरीके से आपका इसका क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। एक सीरीज अपने आप में ये क्या हो जाती है, बन जाती है। इसको ध्यान में आप लोग रखना, ठीक है। अब आपका लास्ट की 2-3 चीजें मैं इंपोर्टेंट बता देता हूं, इसको आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है। वो बोलते हैं प्राथमिक रंग वगैरह, ये किसको कौन सा रंग बोलते हैं, आपने सुने भी होंगे। प्राइमरी रंग किसको बोलते हैं, वो क्या पता क्वेश्चन इससे आ जाए, मुझे लग रहा है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, ये लिख दो, प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंग 3 रंग बेसिकली, लाल हरा नीला। कभी क्वेश्चन पूछता है कौन सा प्राथमिक रंग है कौन सा नहीं है, तो ये 3 रंग क्या कहलाते हैं, प्राथमिक रंग कहलाते हैं, इसको ध्यान में रखना। दूसरा होता है तो द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग क्या होगा, प्राथमिक रंग को मिक्स करके, ठीक है। इसको बोला था पीला, मेजेंटा, पिकॉक और पिकॉक नीला। पीला कलर, मेजेंटा और पिकॉक क्या होगा, पिकॉक नीला, ठीक है। पिकॉक नीला जो होता है अपने आप में, पिकॉक नीला, ये होते हैं बच्चों द्वितीयक रंग। यानी ये जो रंग बनते हैं ये इनको आपस में मिक्स करके बनते हैं, ठीक है। जैसे जो पीला कलर होता है वो लाल और हरे से बनता है, जो पीला होता है ना, लाल प्लस हरे से बनता है। जो मेजेंटा कलर होता है वो बनता है बच्चों लाल व नीले से, रेड एंड ब्लू लिख दो, लाल व नीला। और पिकॉक नीला होता है बच्चों अपने हरा और नीला, यानी ग्रीन एंड ब्लू, तब जाके ये क्या बनते हैं, द्वितीयक रंग बनते हैं। इसको ध्यान में बनना। और लास्ट एक लिखो पूरक रंग। पूरक रंग किसको बोलते हैं, सफेद को बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सफेद को क्या बोलते हैं, पूरक रंग बोलते हैं। ये 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये सब छोड़ दो, ठीक है। और रंगीन टीवी में कौन सा रंग होता है, लिखो, लास्ट लिखो, रंगीन टीवी में कौन सा रंग होता है बच्चों, लाल हरा व नीला, यानी प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल हरा एंड नीला, ठीक है। ये आपका क्या था, आज की साइंस की प्रकाश की क्लास थी। एक और क्लास आएगी प्रकाश की, क्योंकि प्रकाश इंपोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हम एक हीट ऊष्मा से कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, और बेसिकली फिजिक्स से यही क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ये अब न्यूटन के इसके नियम, गति के नियम के एग्जाम्पल, और ये कुछ एक आध क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, मैं वो आपको करा दूंगा जो इंपोर्टेंट मुझे लगेगा कि हाँ ये हो सकता है। यानी 2 या 3 क्लासेस हम फिजिक्स में एंड कर देंगे। उसके बाद बायोलॉजी में लास्ट में पढ़ाऊंगा, यानी उसमें जो मेन जब हम एंड में देखेंगे, आप इसको रिवाइज कर लेना। उम्मीद करता हूं आपके समझ आया है, नहीं आया रट जाना यार, पेपर है मार्च को, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।